हेलो बच्चों, आप सभी का हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 12 2023 इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए जारी फिजिक्स मॉडल पेपर में सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सही उत्तर को देखेंगे। ऐसे तो ये साल जारी फिजिक्स मॉडल पेपर में सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जैक ने उत्तर दे दिया है, लेकिन उनमें से कुछ प्रश्नों का उत्तर गलत दिया हुआ है। अभी हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का फिजिक्स में सही उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग सभी वीडियो के अंतिम तक बने रहिए और सभी 35 प्रश्नों का सही उत्तर को जानने का प्रयास कीजिए। ठीक है। फिजिक्स में टोटल 70 मार्क्स का एग्जाम होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। उनमें से 35 मार्क्स का केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। देखिए सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सही उत्तर को। सवाल नंबर 1, एक कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 इंटू 10⁻18। एक का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा ए। एक कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 इंटू 10⁻18 होती है। यदि आपको एक माइक्रो कूलम आवेश बोल देगा तो उत्तर हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻12। याद रखिएगा, एक माइक्रो कूलम में 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक कूलम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा ए। एक का ए। आगे देखिए सवाल नंबर 2, प्लस 1 माइक्रोकूलम और प्लस 5 माइक्रोकूलम के दो आवेश दिए गए हैं। उन पर कार्य करने वाले बलों का अनुपात होगा 1:1। याद रखिएगा, आवेश चाहे जो भी हो, दोनों आवेश परस्पर समान बल लगाते हैं जो कूलम का नियम कहता है। इसलिए उत्तर होगा 1:1। चाहे दोनों आवेश का मान कुछ भी हो, लेकिन यदि दोनों आवेश आपस में परस्पर बल लगाते हैं तो दोनों बलों के परिमाणों का अनुपात हमेशा 1:1 होगा। 2 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा बी। आगे देखिए सवाल नंबर 3, क्षमता C के 3 संधारित्र श्रृंखला क्रम में जोड़े जाते हैं, तब समतुल्य संधारित्र की धारिता होगी C/3। याद रखिएगा, यदि C धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहेगा तो उनका समतुल्य धारिता C/3 होगी। 3 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा C/3। और यदि समांतर क्रम में C धारिता का 3 समान संधारित्र जुड़ा हुआ रहेगा तो उनका समतुल्य धारिता 3C होगा। यानी समांतर क्रम में जुड़ा हो तो आंसर 3C होगा और श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो आंसर C/3 होगा। 3 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा सी। आगे देखिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 को पढ़िए। यदि एक खोखले गोलाकार चालक को धनात्मक रूप से आवेशित किया जाता है तो उसके अंदर विद्युत विभव होगा धनात्मक और समान। याद रखिएगा, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, विद्युत विभव का मान नियत रहता है, कांस्टेंट होता है, एक समान रहता है। यानी जो पृष्ठ पर होता है वही अंदर होता है विद्युत विभव, लेकिन विद्युत क्षेत्र किसी खोखले आवेशित गोलाकार चालक के अंदर 0 होता है। यानी 4 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा बी, धनात्मक और समान। जो आवेशित खोखला गोला के बाहर है, पृष्ठ पर है, वही अंदर होगा, यानी धनात्मक और समान रहेगा। 4 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा बी, जो आपका आंसर में गलत दिया हुआ है। सी दे दिया है जो गलत दिया है। इसका सही उत्तर 4 का ऑप्शन बी होगा बी। आगे देखिए सवाल नंबर 5, कंडक्टर के लिए भी आई ग्राफ भी अक्ष के साथ एक कोण बनाता है। यहाँ भी वोल्टेज को दर्शाता है और आई विद्युत धारा को दर्शाता है। कंडक्टर का यानी चालक का प्रतिरोध इस प्रकार दिया जाता है। उत्तर होगा सी, tan थीटा। याद रखिएगा, ओम का नियम में जब वोल्टेज और करंट का ग्राफ खींचते हैं तो एक्स एक्सिस में धारा होता है और वाई एक्सिस में वोल्टेज होता है। 20 से होकर के, यानी वी और आई का 20 से होकर के प्रतिरोध का लाइन होता है, जिसका वैल्यू tan थीटा से निकाला जाता है। 5 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा सी, tan थीटा। आगे देखिए सवाल नंबर 6, समीकरण सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर किस नियम पर लागू होता है? किरचॉफ का दूसरा नियम पर, यानी किरचॉफ का बंद परिपथ का नियम, विभव नियम पर, दूसरा नियम पर सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर लागू होता है। 6 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा ए, जो गलत दिया है ऑप्शन बी दे दिया है आपका उत्तर में, जो गलत दिया है। 6 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा ए। सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर किरचॉफ का दूसरा नियम को दर्शाता है। आगे देखिए सवाल नंबर 7, एक पोटेंशियोमीटर की संतुलन लंबाई 120 सेंटीमीटर पर है।
सेल को 4 ओम के प्रतिरोध से शंट करने पर संतुलन बिंदु 60 सेंटीमीटर की लंबाई में बदल जाता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए, एक विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर की संतुलन लंबाई 120 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर कर देंगे तो प्रतिरोध के मान में कोई फेरबदल नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध 4 ओम ही रहेगा। 7 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी 4 ओम। आगे देखिए सवाल नंबर 8। उस स्थिति की पहचान कीजिए जिसके अंतर्गत एक समान चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से चलने वाले आवेश पर कार्य करने वाला बल अधिकतम है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 8 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए 8 का ए होगा। एंगल यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करने वाले आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। साइन में 90 डिग्री का मान सबसे अधिक होता है, इसलिए एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। 8 का सही उत्तर ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 का सही उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा, यानी 11.2 न्यूटन मीटर होगा, जो गलत दिया है। आपका जो आंसर दिया गया है उसमें गलत दिया गया है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। सवाल को पढ़िए। 400 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले 70 मोड़ वाले कुंडली पर कौन सा टॉर्क कार्य करता है जिसमें 20 एम्पियर की धारा समकोण पर 0.2 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र तक होती है। आपको टॉर्क का मान निकालना है। ठीक है, क्षेत्रफल दिया है, फेरों की संख्या दिया है, धारा का मान दिया है, एंगल दिया है, समकोण यानी 90 डिग्री दिया है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का मान 0.2 टेस्ला दिया है। आपको टॉर्क का मान निकालना है। देखिए, टॉर्क बराबर एन आई ए बी साइन थीटा होता है। सवाल में एन फेरों की संख्या 70 दिया है, आई धारा 20 एम्पियर दिया है, ए क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको चेंज करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में, तो 400 गुना 10⁻⁻4 हो जाएगा। आगे बी का मान 0.2 टेस्ला दिया है, और एंगल दिया है समकोण यानी 90 डिग्री, तो साइन 90 हो जाएगा। सबका वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका उत्तर आएगा 11.2 न्यूटन मीटर, जो नहीं दिया है। ठीक है, जो नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। 9 का सही उत्तर इनमें से कोई नहीं, 11.2 न्यूटन मीटर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 10। एक मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? समांतर क्रम में छोटे मान के शंट प्रतिरोध को जोड़कर। याद रखिएगा, जब गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में चेंज करना रहेगा तो आपको समांतर क्रम में छोटे मान का शंट प्रतिरोध को जोड़ना पड़ेगा, और यदि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना रहेगा तो आपको श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। 10 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 11। ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान क्रमशः होता है 90 डिग्री और 0 डिग्री। याद रखिएगा, ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, और भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है, इसीलिए 11 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी। आगे देखिए सवाल नंबर 12। जब भी विद्युत परिपथ से जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स बदलता है, चुंबकीय प्रवाह, चुंबकीय फ्लक्स बदलता है, तो परिपथ में एक ईएमएफ प्रेरित होता है। इसे कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस घटना को विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। याद रखिएगा, जब भी विद्युत परिपथ से जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स बदलता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, एक ईएमएफ प्रेरित होता है। इस घटना को विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। 12 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 13। एसी का शिखर मान एक प्रतिरोधक के माध्यम से बहने वाली धारा किसके द्वारा दी जाती है? आई नॉट बराबर ई नॉट बाई आर। 13 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए। एसी का शिखर मान जो धारा का होता है वह आई नॉट बराबर ई नॉट बाई आर होता है, जो एक प्रतिरोधक के लिए होता है। 13 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए। आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई आर। आगे देखिए सवाल नंबर 14। एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है केवल आर में। याद रखिएगा, एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय यानी शक्ति क्षय केवल आर में होता है। केवल जब प्रतिरोध लगा हो तब होता है, केवल एल में और केवल सी में नहीं होता है। याद रखिएगा, यदि परिपथ में केवल एक प्रेरकत्व यानी एल या तो फिर केवल एक संधारित्र यानी सी लगा रहेगा तो ऊर्जा का क्षय, शक्ति का क्षय नहीं होता है, शून्य होता है। ठीक है, लेकिन जब एक केवल आर लगा रहेगा, केवल प्रतिरोध लगा रहेगा, तो शक्ति क्षय होगा। 14 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 15।
एक ट्रांसफार्मर किसके लिए नियोजित है? एक ट्रांसफार्मर किसके लिए उपयोगी होता है? केवल एसी वोल्टेज को कम बेसी करने के लिए। केवल एसी वोल्टेज को अप डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। 15 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 16। मुक्त अंतरिक्ष में, मुक्त आकाश में, निर्वात में विद्युतीय चुंबकीय तरंग का वेग होता है, चाल का सूत्र होता है ऑप्शन बी, सी बराबर 1/√अंदर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा, मुक्त आकाश में, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग चाल का सूत्र होता है ऑप्शन बी होगा, सी बराबर 1/√अंदर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। आगे देखिए सवाल नंबर 17। ठोस पदार्थों की संरचना की जांच के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? एक्स-रे का, यानी एक्स किरण का। 17 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी। ठोस पदार्थों की संरचना के लिए एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। 17 का सी होगा, एक्स-रे। आगे देखिए सवाल नंबर 18। अपवर्तन कोण 90 डिग्री के अनुरूप घटना के कोण को क्या कहा जाता है? देखिए 18 नंबर सवाल कहता है, जब अपवर्तन की घटना में पूर्ण आंतरिक परावर्तन से पहले अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है तो उस स्थिति में आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। ठीक है, 18 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी, क्रांतिक कोण। देखिए क्रांतिक कोण का डेफिनेशन होता है आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन का कोण 90 डिग्री हो जाता है, उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर सुनिए, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन का कोण 90 डिग्री हो जाता है, उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। 18 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी। आगे देखिए सवाल नंबर 19। लेंस सूत्र कौन है? लेंस सूत्र द्वारा दिया जाता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 19 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी। लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 19 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 20। यदि फोकल लंबाई f1 f2 के संपर्क में पतले लेंस की कोई संख्या है, फिर उनके संयोजन की समतुल्य फोकल लंबाई किसके द्वारा दी गई है? देखिए, यदि फोकस दूरी f1 f2 के संपर्क में पतले लेंसों की कोई संख्या है, फिर उनके संयोजन की फोकस दूरी, समतुल्य फोकस दूरी का सूत्र होगा ऑप्शन ए, 1/f बराबर 1/f1 जोड़ 1/f2 जोड़ डॉट 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 एन तक चलते रहेगा। ठीक है, 20 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए। 1/f बराबर 1/f1 जोड़ 1/f2 जोड़ 1/f3 जोड़ 1/f4 लगातार चलते रहेगा। 20 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 21। विचलन का कोण किस पर निर्भर करता है? विचलन का कोण अपवर्तन का कोण पर निर्भर करता है। 21 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए। आगे देखिए 22। हवा में एक डबल सिल्ट विवर्तन प्रयोग किया जाता है और पूरी प्रायोगिक व्यवस्था को पानी में डुबोया जाता है। फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? घटता है, घट जाएगी। 22 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी। जब हवा में एक डबल सिल्ट विवर्तन प्रयोग किया जाता है और पूरी प्रायोगिक व्यवस्था को पानी में डुबाया जाता है तो फ्रिंज की चौड़ाई सिकुड़ जाएगी, कम हो जाएगी, घट जाएगी। 22 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 23। अनंत पर स्थित स्रोत के कारण तरंग का तरंगाग्र कैसा होगा? यदि कोई स्रोत अनंत पर हो तो तरंग का तरंगाग्र कैसा होगा? समतल होगा। याद रखिएगा, अनंत पर हो तो समतल होगा, कोई बिंदु स्रोत हो तो गोलाकार होगा और कोई रेखीय स्रोत हो तो बेलनाकार होगा। ठीक है, 23 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी। अनंत पर स्थित स्रोत के कारण तरंग का तरंगाग्र समतल होगा। यदि बिंदु स्रोत हो तो गोलाकार होगा, रेखीय स्रोत हो तो बेलनाकार होगा। अनंत पर स्थित स्रोत हो तो तरंग का तरंगाग्र समतल होगा। 23 का सी। आगे देखिए सवाल नंबर 24। 24 को समझिए। विवर्तन की घटना पर आधारित है ऊर्जा का संरक्षण। याद रखिएगा, विवर्तन की घटना ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। 24 का बी होगा, बी। आगे देखिए 25। एक फोटो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक फोटो इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, जो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 25 का इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी। आगे देखिए 26। फोटो इलेक्ट्रिक करंट की ताकत, क्षमता निर्भर करती है घटना विकिरण की तीव्रता पर। याद रखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की ताकत यानी क्षमता निर्भर करती है घटना विकिरण की तीव्रता पर। 26 का सी होगा, सी, ऑप्शन सी। आगे देखिए 27। द्रव्यमान m और गतिज ऊर्जा E के एक पिंड की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए होगा, लैम्डा बराबर h/√2m/e। याद रखिएगा, m द्रव्यमान और E गतिज ऊर्जा के किसी पिंड की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा इक्वल टू होता है h/√2m/e। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, 27 का ए। आगे देखिए 28। रदरफोर्ड के प्रयोगों ने सुझाव दिया कि नाभिक का आकार होता है
10⁻⁻15 से 10⁻13 मीटर तक, ठीक है, यानी लगभग 1 फर्मी मीटर, लगभग 1 फर्मी मीटर। 28 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी, 10⁻15 मीटर से 10⁻13 मीटर तक, ठीक है, 10⁻15 मीटर से 10⁻13 मीटर तक। 28 का ऑप्शन बी होगा, बी, ठीक है। परमाणु का आकार होता है 10⁻10 मीटर, यानी 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर, और नाभिक का आकार होता है लगभग 10⁻15 मीटर के बराबर, ठीक है। 28 का बी होगा, बी। आगे देखिए 29, निम्नलिखित में से कौन सी वर्णक्रमीय श्रृंखला विद्युत चुंबकीय विकिरण की दृश्यमान सीमा के भीतर आती है? बाइमर श्रेणी, याद रखिएगा, बामर श्रेणी, ठीक है, बामर श्रृंखला। 29 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी। देखिए जब बोलेगा दृश्य प्रकाश के अंतर्गत कौन आती है तो बामर श्रेणी होगा, और बोलेगा पराबैंगनी विकिरण के अंतर्गत कौन आती है तो लाइमन श्रेणी होगा। लाइमन श्रेणी आता है पराबैंगनी विकिरण में, और बामर श्रेणी आता है दृश्य प्रकाश में, ठीक है। 29 का बी होगा। आगे देखिए 30, सवाल नंबर 30 को समझिए। एक रेडियोधर्मी नाभिक एक बीटा कण का उत्सर्जन करता है। पेरेंट डाउटर नाभिक इनमें से क्या होगा? आइसोबार होगा, ठीक है, आइसोबार होगा। 30 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी। आगे देखिए 31, इलेक्ट्रॉन परिकिरणन द्वारा मापा गया गोलाकार नाभिक की त्रिज्या 3.6 फर्मी मीटर है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या सबसे अधिक क्या होने की संभावना है? 27। 31 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए, 27। आगे देखिए 32, रिवर्स बाइसिंग में यानी पस या अभिनत में क्या होता है? रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है? जंक्शन पर संभावित बाधा बढ़ जाती है, याद रखिएगा। रिवर्स बाइसिंग में पस या अभिनत में जंक्शन पर संभावित बाधा प्रतिरोध बढ़ जाती है, प्रतिरोध का मान बढ़ जाती है। 32 का सी होगा, सी। आगे देखिए 33, पी टाइप सिलिकॉन अर्धचालक प्राप्त करने के लिए हमें शुद्ध सिलिकॉन के साथ डोप करने की आवश्यकता है एल्यूमिनियम, याद रखिएगा। पी टाइप सिलिकॉन अर्धचालक प्राप्त करने के लिए हमें शुद्ध सिलिकॉन के साथ डोप करने की आवश्यकता है एल्यूमिनियम, यानी पी टाइप का बनाना है तो 3 संयोजित तत्वों को मिलाना होगा, और एन टाइप का बनाना है तो 5 संयोजित तत्वों को मिलाना होगा। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम 3 संयोजित तत्व है, ठीक है। 33 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए, एल्यूमिनियम 3 संयोजित तत्व है। पी टाइप बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन के साथ 3 संयोजित तत्वों को मिलाया जाता है, एल्यूमिनियम होगा सही उत्तर ऑप्शन ए। आगे देखिए 34, अर्धचालक में जो चालन के लिए जिम्मेदार है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों, इलेक्ट्रॉन और वीवर यानी हॉल्स दोनों, ठीक है, याद रखिएगा। अर्धचालक में विद्युत चालन का जिम्मेदार कारक होता है इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों, इलेक्ट्रॉन और वीवर यानी हॉल्स दोनों। 34 का बी होगा, बी। आगे देखिए अंतिम प्रश्न 35, पूर्ण तरंग रेक्टिफायर में इनपुट एसी करंट में एक आवृत्ति भी होती है, एक आवृत्ति भी होती है। धारा की आउटपुट आवृत्ति क्या होगी? इनमें से कोई नहीं। 35 का उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा। 35 का डी, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अभी हम लोग 2023 इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए जारी फिजिक्स मॉडल पेपर में सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का 35 क्वेश्चन में सभी का सही उत्तर को देखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक नए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।